हेलो बच्चों, आज हम आपका URTS 11 का बॉटनी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज पहले बनी, फिर उसका ग्रुप क्या बना, फिर उसका ग्रुप क्या बना, उसका ग्रुप क्या बना, इस तरह से देखना है। तो देखिए जरा, ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है पॉपुलेशन, और जो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन होती है वो सब मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी। ठीक है ना। कम्युनिटी के बाद जब इसमें नॉन लिविंग चीजें मिला दी जाती हैं, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन है, एयर है, वाटर है, ये सब चीजें मिल जाती हैं, सॉइल है, तो बन जाता है इकोसिस्टम। और बहुत सारे जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं बायोम्स। तो ये देखिए जरा, ये बन गया बायोम। ठीक है ना। और बहुत सारे बायोम्स मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सेकेंड। ठीक, आगे आइए जरा, देखिए जरा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है आपका 92। ठीक है, 92 नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, 92 देखिए जरा, इसमें पूछा गया है मैच द फॉलोइंग कॉलम। ठीक है, तो तीन तरह के पॉपुलेशन के पिरामिड्स हैं, तीन तरह के। एक होता है ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर होता है ग्रोइंग के लिए होता है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए ट्रायंगुलर ये हो गया। ठीक, स्टेबल पॉपुलेशन जो होती है, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए ये हो जाएगा तुम्हारा बेल शेप। कैसा होगा बताओ? बेल शेप। ठीक, और जो डिक्लाइन के लिए होता है वो अनशेप। अब इसके लिए इसमें इस तरह से ये होगा, जो तुम्हारा बेल शेप्ड होता है वो ऐसे होता है, इस तरह से, ऐसे ये बेल शेप्ड है। और जो अनशेप होता है वो इस तरह से ऐसे होता है बच्चों, ऐसे। ये देखिए, अंश का मतलब कि घड़े की तरह ऐसे होता है, ये अनशेप है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ आंसर होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न जो होता है वो ये वाला है, जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, लेकिन अगर वो पॉपुलेशन को रोका नहीं गया तो एकदम से पॉपुलेशन जो होती है वो क्रैश कर जाती है। ठीक है ना। इसका जो फार्मूला है वो होता है dn अपॉन dt, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। r यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल है, r इज इक्वल टू होता है b माइनस डी, n है पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये जो स्मॉल d है वो डिफरेंशिएशन के लिए है, ये n है, ये स्मॉल t है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए जरा बच्चों, इसके बाद जो है, जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वो है आपका बेल शेप पिरामिड। ठीक है ना। जो बेल शेप पिरामिड होता है वो किसके लिए होता है? स्टेबल पॉपुलेशन के लिए होता है। बेल शेप्ड पॉपुलेशन, ये देखिए इस तरह से ऐसे होता है, ये बेल शेप्ड होता है। ठीक है ना। बेल शेप्ड में क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम होता है, और जो तुम्हारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है वो कम होता है। ठीक है ना। तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड। आगे देखिए जरा, डार्विनियन फिटनेस का मतलब क्या होता है? देखिए, डार्विन फिटनेस का मतलब ये होता है इसमें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ती जाती है उसमें रिप्रोडक्शन, अगर पॉपुलेशन किसी की बढ़ रही है तो उसकी रिप्रोडक्टिव जो फिटनेस है वो बहुत अच्छी है, यानी वहां बी जो है ज्यादा है और डी क्या है? कम है, यानी बी माइनस डी ज्यादा आना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या चीज होती है? वो होता है बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फिटनेस का मतलब, एक्चुअल में इसका फिटनेस का मतलब होता है हाई आर वैल्यू। हाई आर वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें देखिए सेकंड आंसर होगा, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्शन फिटनेस हैबिटेट। मतलब जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है और अच्छे से रह रहा है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है? अच्छी है, तो उसका डॉफिन फिटनेस क्या है? अच्छी है, आर वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड होगा। आगे देखिए जरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट इंक्रीज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहीं पर अगर इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ इन न्यू हैबिटेट। ये देखिए जरा, इसको वर्ड को पकड़िएगा, न्यू हैबिटेट। कहीं पर भी नया हैबिटेट है, वहां पे पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही है, तो हो जाएगा इमाइग्रेशन। ठीक है ना। एक होता है नेटिलिटी, नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, एक होता है मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट,
और एक होता है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब निकल जाना, एग्जिट, ई से याद कर लो एग्जिट। और इम माइग्रेशन का मतलब होता है इनकमिंग, आई से याद कर लो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो किसी नए हैबिटेट में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां पर इम माइग्रेशन हो रहा होगा। तो ये प्लस का मामला है, ये माइनस का मामला है, ये माइनस है और ये क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97 पर आइए। देखिए इसमें जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, कौन सा ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें दोनों चीजें जो है बेनिफिटेड हो रही हैं। ठीक है ना। अब देखिए पैरामीशियम ऑरेलियम, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये जो एग्जाम्पल है वो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का है। ये वाला जो एक नंबर का जो एग्जाम्पल है ये है कॉम्पिटेटिव, ये एग्जाम्पल जो है वो है कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन क्या होता है कि एक की ग्रोथ हो रही है और एक की ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है ना, एक्सक्लूड हो रहा है उस जगह से, उस हैबिटेट से वो बाहर निकल रहा है। तो ये आंसर इसका है नहीं। क्लाउन फिश और सी एनीमोन जो एग्जाम्पल है इसमें दोनों को फायदा होता है। अब जब दोनों को इसमें एक को फायदा होता है और एक को कोई फायदा नहीं होता, यानी प्लस और जीरो का इसमें जो रिलेशन है वो प्लस और जीरो का है। ये प्लस है, ये जीरो हो गया। कैसे? एक्चुअल में जो सी एनीमोन जो होता है, ये सी एनीमोन है, इसमें ये टेंटिकल्स ऐसे निकले होते हैं, ये सी एनीमोन है। इसी के बीच में जो है फिशेस रहती है, इन्हीं के बीच में फिशेस रहती है। तो फिशेस जो है ये प्रोटेक्टेड होती है। क्लाउन फिश है, ये सी एनीमोन है। तो ये जो क्लाउन फिश है वो टेंटिकल की वजह से ये प्रोटेक्टेड रहती है और इसको कोई फायदा नहीं होता। तो फायदा किसको हुआ? क्लाउन फिश को। और ये हो गया तुम्हारा सी एनीमोन को, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक प्लस और एक जीरो हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे पैरामीशियम ऑरेलियम, पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है ये कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का हो गया। फंजाई और रूट में दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। फंजाई को क्या होता है कि उसको सराउंडिंग में उसको जगह मिल जाती है और जो हायर रूट जो प्लांट्स होते हैं उनको बढ़िया न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो दोनों को बेनिफिशियल, दोनों बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। तो ये म्यूटलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड आंसर ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो प्लांट, तो इसमें जो है ये भी कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो कॉमन सेलिज्म के। अब कॉमन सेलिज्म में क्या होता है कि एक हो गया प्लस, एक हो गया जीरो। प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन ऑर्किड को फायदा हो गया, तो ये हो गया प्लस जीरो। इसलिए इसमें पूछा क्या गया है, दोनों को फायदा हो रहा हो। तो दोनों को फायदा केवल इसमें हो रहा है आपका, दोनों को जो फायदा हो रहा है वो इसमें हो रहा है, किसमें? थर्ड वाले में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड होगा। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 98 पर आइए। नियरली फाइटोफेगस पूछा गया है प्लांट्स के लिए। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो 25% जो लगभग है, एनसीईआरटी का डाटा आपको याद करना है, 25% जो होते हैं वो नियरली वो फाइटोफेगस होते हैं। जो प्लांट्स को खाते हैं इंसेक्ट, उनको हम लोग फाइटोफेगस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका सेकेंड आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आइए जरा। तो देखिए जरा यहाँ पर जो है इस जगह पर प्रीडेटर्स के लिए पूछा गया। प्रीडेटर इन नेचर प्रूडेंट, होशियार होता है बिकॉज। देखिए जरा, अगर कहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर प्रेडेटर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सारा का सारा प्रे उसने खा पी के बराबर कर दिया है, तो प्रे की पॉपुलेशन जो होती है एकदम से घटेगी। और जब प्रे की पॉपुलेशन घटेगी तो प्रेडेटर की पॉपुलेशन भी घटेगी। तो वहां से जो प्रेडेटर जो होगा वो माइग्रेट कर जाएगा। जब वो माइग्रेट करेगा, जो थोड़े बहुत प्रे बचे थे वो फिर उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोबारा फिर वहां पे प्रेडेटर्स आ जाएंगे। इस तरह से इक्विलिब्रियम दोनों में मेंटेन रहता है। तो जरा सेकेंड आंसर देखिए, प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे। अगर ओवर एक्सप्लॉइट करता है, प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। प्रे जो होता है एक्सटिंक्ट हो जाएगा, प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ये जो खाने की कमी से फिर से ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया प्रूडेंट होता है बिकॉज के लिए, ये इसका रीजन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है ना। बाकी आंसर दे सकते हैं, कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्रेडेटर हैव नॉट डेवलप एनी डिफेंसिव एडेप्टेशन, ये गलत है। और मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल, ये गलत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आइए जरा। देखिए जरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल्स में बी ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़कर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है।
तो देखिए हमेशा जो है बर्थ जो होता है इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि बर्थ रेट जो होता है वो पॉपुलेशन की है। इसी प्रकार डेथ जो होता है किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक है, डेथ रेट पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी प्रकार एज और एज पिरामिड, एज जो होता है एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक है और एज पिरामिड जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो तुम्हारा सेक्स जो होता है, सेक्स अगर वर्ड लिखा होगा तो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक और सेक्स रेशियो पॉपुलेशन की। तो इन्होंने कहा इंडिविजुअल की कौन कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो ये इंडिविजुअल की, ये इंडिविजुअल की, ये इंडिविजुअल की, ये नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें इन्होंने पूछा है चूज द करेक्ट आंसर बताना है इसमें। तो देखिए जरा, इसमें लिखा नंबर ऑफ बर्थ, बर्थ की बात आई है तो ये हो जाएगा नेटिलिटी। फिर पूछा है डेथ, तो ये हो जाएगा मोर्टिलिटी। फिर इन्होंने पूछा है सेम एस वी हैव कम इनटू द हैबिटेट, आ रहा है तो आई से आ जाएगा इन माइग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु लेफ्ट द हैबिटेट गोज एल्सवेयर, कहीं चला जा रहा है तो ई माइग्रेशन है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन। ई से निकल जाना, आई से आ जाना, नेटिलिटी बर्थ रेट, मोर्टिलिटी डेथ रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 पर आइए। देखिए जरा, इसमें ये पूछा गया है dn upon dt डिस्क्राइब ए ग्रोथ कर्व मॉडल व्हेन द रिजल्ट इन। ठीक है ना, सिग्मॉइड कर्व ग्रोथ कर्व होगा। ठीक है, dn upon dt rn, ये जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, n जो है तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, r जो होता है तुम्हारा बायोटिक पोटेंशियल है। तो इसका जो कर्व आता है, इसका जो कर्व आता है वो इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 103 पर आओ। 103 पे देखो एज पिरामिड पूछा गया और ये एज पिरामिड जो है वो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर एज पिरामिड जो होता है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए होता है, जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव सबसे नीचे, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर ऊपर क्या आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है यंग एंड ग्रोइंग। ठीक है ना, इट इज डिक्लाइन पॉपुलेशन का होगा नहीं, पॉपुलेशन स्टेबल का होगा नहीं, पॉपुलेशन फ्लक्चुएटिंग ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 104 पर आओ। 104 पे ये पूछा गया है आपसे कि इन ए पॉपुलेशन एन एरिया, एक एरिया में पॉपुलेशन डिफरेंस नंबर, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो 0 है। ठीक है ना, तो अब बताइए उनकी पॉपुलेशन वहां पर जो बढ़ रही है, बट द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द रीजन, कौन सा ऐसा रीजन है, तो वहां पे आने वालों की संख्या ज्यादा होगी और जाने वालों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, 104 का फर्स्ट। आगे आओ 105, ये डायग्राम बड़ा कॉमन सा डायग्राम है आपके इस चैप्टर का। आई फॉर क्या होता है, इमाइग्रेशन, आना, यानी प्लस, डेथ का मतलब डेथ हो जाना, डेथ रेट है आपका, मोर्टिलिटी है, इमाइग्रेशन का मतलब होता है बाहर निकल जाना यानी कि माइनस, और यहाँ पे बर्थ रेट है यानी कि पॉपुलेशन क्या हो रही, यहाँ पे बढ़ रही बर्थ रेट। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है। पहला वाला आंसर सही है, बी रिप्रेजेंट नेटिलिटी। दूसरा भी आंसर इसका सही है, डी रिप्रेजेंट मोर्टिलिटी। अंडर द नॉर्मल कंडीशन बोथ इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, ठीक है ना, मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये गलत लिखा हुआ है। कहीं पर भी नॉर्मल कंडीशन में जो मोस्ट इफेक्टेड जो होता है वो होता है तुम्हारा बर्थ रेट और तुम्हारा होता है डेथ रेट। ये बातें वहां पर सही होंगी जहां पर नई कॉलोनी डेवलप हो रही होगी, जहां पे नई कॉलोनी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोई कॉलोनी कहीं पे डेवलप की गवर्नमेंट ने, तो वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट इंपॉर्टेंट नहीं, वहां पे इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, और नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ रेट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर पूछा गया था तो इसका थर्ड आंसर इनकरेक्ट है। नीचे वाला आंसर भी सही है, जब बी प्लस आई ज्यादा होगा डी प्लस ई से तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। आगे देखिए जरा, यहां पे पूछा गया है आपसे dn अपॉन dt rn k माइनस एन अपॉन के, तो ये पूछा गया k माइनस एन और k किसको रिप्रेजेंट करे। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कैरिंग कैपेसिटी k हो गया, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी n हो गया, ठीक,
इंट्रेंसिक रेट जो है आपका, इंट्रेंसिक रेट हो गया अपॉन dn अपॉन dt, और ये जो k माइनस n जो k है आपका, ये हो गया एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। क्या हो गया बताओ? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर जो है इस जगह पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा तुम्हारा, ये हो गया r, ये हो गया स्मॉल r, ठीक है ना। अब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो हो गया k माइनस n अपॉन k, ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आइए, इसमें ये पूछा है इन्होंने कि कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है, ठीक है। ये सही है बिल्कुल म्यूचुअलिज्म, ये सही है बिल्कुल, ये गलत हो गया। यहां होना चाहिए था प्लस और 0, और पैरासिटिज्म बिल्कुल सही है। तो हमेशा याद रखिएगा m जो होता है तुम्हारा, इधर लिख देते हैं m, म्यूचुअलिज्म जो इधर लिख देते हैं। म्यूचुअलिज्म जो वो प्लस प्लस के लिए है, और तुम्हारा इसके बाद कंपटीशन माइनस माइनस के लिए, इसके बाद जो p है वो है प्लस प्लस और माइनस के लिए है, प्रीडेटर में प्लस और माइनस के लिए है, फिर है तुम्हारा कॉमनसेलिज्म जो है वो प्लस और 0 के लिए, एमनसेलिज्म जो प्लस और 0 के लिए। ये जरा याद रखिएगा, ये बार बार आपके काम आएगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3rd। आगे देखिए जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोथ इंटरैक्टिंग एंड स्पीसीज नेगेटिवली इफेक्टेड। अब दोनों नेगेटिवली इफेक्टेड है तो क्या हो जाएगा बताओ? कंपटीशन, ठीक है। आगे देखिए जरा, पेनिसिलियम सिक्रीट द पेनिसिलिन, बनाता है एंटीबायोटिक है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज। अब इसमें क्या है बच्चे? इसमें एक तो मर जा रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हो जाएगा माइनस और 0, तो फर्स्ट आंसर होगा एमनसेलिन। पैरासिटिज्म में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, कॉम्पिटिशन में माइनस माइनस, प्रीडेशन में प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 पर आइए, देखिए इसमें लिखा हुआ है हेड लाइस ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स एंड पैरासाइट, ठीक है ना। ये बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। कुकू लेइंग एग इन क्रोनेस्ट है कॉमनसेलिज्म। ये कॉमनसेलिज्म का एग्जांपल नहीं है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आंसर इसका हो जाएगा 3rd, ठीक। क्वेश्चन नंबर 111 पर आओ। 111 पर देखिए इन्होंने पूछा, ऑड पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 111 पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है 3rd, क्योंकि देखो ये टिक्स एंड डॉग्स जो है ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल भी पैरासिटिज्म का है, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो कॉमनसेलिज्म का है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल है वो कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी पैरासिटिज्म का है। तो इसमें ऑड वन पूछा गया था, तो ऑड वन आंसर क्या हो जाएगा? 3rd आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें पूछा गया है। कौन कौन से इसमें करेक्ट है? Some prey species show similarity of object and found in the surrounding to avoid being detected easily by the predator। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंटरेक्शन फिग एंड फिग एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा होता है, ये भी सही है। Herbivorous and plant appear to be more adversely affected by competition than carnivorous, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 पर आओ। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 113 में भी एग्जाम्पल ही पूछे गए, ठीक है। तो ज्यादातर आपको जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए जरा बच्चों, इसमें पूछा गया है केयर फॉर एन एग्जाम्पल रिलेटेड ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है? कुकू एंड क्रो, ठीक है ना। कोयल और क्रो के बीच में, कोयल जो होती है अपने अंडे क्रो के नेस्ट में रख देती है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 114 पर आइए जरा, इसमें पूछा गया है सेक्सुअल डिसिट। सेक्सुअल डिसिट का एक ही एग्जाम्पल है, जब प्लांट जो होता है, प्लांट का जो फ्लावर होता है वो अपना रूप इंसेक्ट की तरह कर लेता है, उसको सेक्सुअल डिसिट कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों फर्स्ट,
ओफाइरस। क्वेश्चन नंबर 115 पर आइए। देखिए जरा, इसमें पूछा गया व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपेयर सेम रिसोर्सेज के लिए कैन नॉट एग्जिस्ट, वो एक साथ रह नहीं पा रहे हैं और कॉम्पिटिटिवली कंपटीशन होने की वजह से जो इंफीरियर वाली है वो इवेंचुअली एलिमिनेटेड, वहां से एलिमिनेट हो रही है। इंटरेक्शन इज नोन एज, यानी एक निकल रही है इंफीरियर वाली, सुपीरियर वाली वहां पर है, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, यानी फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कि स्टेटमेंट बताना सही है गलत है। लॉइन ईटिंग डियर सही है, स्पारो फीडिंग ग्रेन प्रीडेटर्स बिल्कुल सही लिखा है। प्रेडेटर स्टारफिश लाइक पाइसेस्टर हेल्प इन द मेन स्पीशीज डाइवर्सिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 117 पर आइए। 117 में है कैरिंग कैपेसिटी के लिए पूछा गया। देखो कैरिंग कैपेसिटी होती क्या चीज है, अगर रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन गिवन हैबिटेट, कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस यंग वन ये होगा नहीं, एंड गिवन हैबिटेट टू सपोर्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन बियॉन्ड व्हिच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। तो ये उसकी जो एक क्षमता होती है, जैसे आपने देखा है ये ग्राफ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कैरिंग कैपेसिटी होता है इस जगह पर। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 118 बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडीज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिक यूनिट है। इकोलॉजी में हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन के, वो कहाँ रह रहा है, कहाँ हैबिटेट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 पर आइए जरा, देखिए इसमें पूछा गया है, इसमें मैच द कॉलम, कौन सी बात इसमें सही लिखी हुई है। ठीक है ना, तो देखो जरा, इसमें जो है बच्चे मेरे, क्लाउन फिश और सी एनीमोन जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूटिलिज्म का, ये जो एग्जाम्पल है म्यूटिलिज्म का। ठीक है ना, और यहाँ लिखा क्या है पैरासिटिज्म, तो ये गलत हो गया। सी एनीमोन और हार्मिट क्रैब जो है ये भी आपका जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है म्यूटिलिज्म का। यहाँ लिखा क्या एमेंसिलिज्म, ये भी गलत हो गया। बैलेनस एंड कैथमेलस ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं आपके कंपटीशन के, दोनों को नुकसान होता है, ये सही लिखा हुआ है। और फंजाई और रूट ऑफ हाई प्लांट ये भी जो एग्जाम्पल है वो म्यूटिलिज्म का है। ठीक है ना, ये भी एग्जाम्पल म्यूटिलिज्म का है। और यहाँ लिखा है कॉमेंसलिज्म, ये भी गलत हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 पर आइए। देखिए जरा, यहाँ पर जो पूछा गया ऑर्किड और मैंगो का जो एसोसिएशन है वो एक को फायदा एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये +0। ठीक है, आगे देखिए जरा, इसमें लिखा है बी नंबर पे आ जाओ, 5 रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स, ये तुम्हारा है कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर देखिए सी का जो माइकोराइजा म्यूटिलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिशेस एंड कॉपीपोड्स जो होते हैं ये तुम्हारे एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। ठीक है ना, अब ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्रोथ कर्व हम लोगों ने पढ़ा इस तरह से, ऐसे जाता है, तो इसका ये फार्मूला है। ठीक है, तो 121 का थर्ड आंसर। आगे आओ, फार्मूला ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है वो ये फार्मूला है, इसका जो ग्राफ होता है वो सिग्मोइड होता है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 123 पर आओ, मैक ऑथर साहब ने जो बताया था, मैक ऑथर साहब का जो एग्जाम्पल था बार्बलर्स के ऊपर एग्जाम्पल था, उन्होंने बताया था कि जो चिड़िया थी, जो बार्बलर्स जो चिड़िया थी, उन्होंने एक साथ रहने का रास्ता क्या निकाला, कंपटीशन करने की बजाय को एग्जिस्टेंस का रास्ता निकाला। तो उन्होंने अपने खाने का समय, खाने का जो फोरेजिंग एक्टिविटी थी उसमें उन्होंने चेंजेस किए कि भाई तुम पत्ती खा लो, तुम फ्लावर खा लो, तुम सीड खा लो, ऐसे उन्होंने डिवाइड कर लिया। जब आपस में लड़ाई झगड़ा करने की बजाय सबसे अच्छा रास्ता होता है कि हम लोग आपस में बंटवारा कर लें, तो खाने का बंटवारा हो गया। तो देखिए जरा, बिहेवियरल डिफरेंस फॉरेजिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर होगा। ठीक है,
मैकऑथर वाला एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 124 पर आइए। ये भी एग्जाम्पल तुम्हारा अबेंडन टॉर्टवाइस गैलापागोस आइलैंड का है। एक्सटिंक्ट हो गया गोट की वजह से, एक्सटिंक्ट इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड पे जब गोट इंट्रोड्यूस हुई तो ये स्पीसीज अबेंडन टॉर्टवाइस जो है वो खत्म होने लगा। तो किसकी वजह से हुआ? ब्राउजिंग एक्टिविटी, जो तुम्हारी गोट्स थी वो बहुत ज्यादा घास खा गई, ब्राउजिंग बहुत ज्यादा करी, तो वहां पे जो टॉर्टवाइस था वो क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, 124। आगे देखिए जरा 125 पर आइए। देखिए यहां पर जो है सैप्रोफाइट के बारे में पूछा गया है, सेकेंड आंसर हो जाएगा सैप्रोफाइट का। पैरासाइट के बारे में पूछा गया, पैरासाइट आपका ये थर्ड आंसर हो जाएगा। लाइकेन पूछा गया है, तो लाइकेन जो होता है तुम्हारा, लाइकेन का एग्जाम्पल हो जाएगा सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ये हो गया, और माइकोराइजा का एसोसिएशन ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 पर आइए। इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम t, डेंसिटी ऑफ टाइम t प्लस 1, तो एक इक्वेशन है आपकी किताब की इक्वेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, b प्लस ई माइनस डी प्लस ई होगा। ठीक है भाई। ठीक है, देखो ये एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस का फर्क है, यहाँ पर ये गलत है आंसर, ये दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 127, मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होती है? लॉग फेज में। जैसे ये है, देखो यहाँ पे जो है ये चीज है, तो ये जो इतना हिस्सा है ये लैग फेज होता है, लैग फेज। ये जो है लॉग फेज है, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कांस्टेंट फेज, स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है कहाँ होती है? लॉग फेज में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 128 पर आइए। 120 इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt, इसमें e क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? e रिप्रेजेंट करता है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पर आइए। कैनल एलिगेंट का जो एक्सपेरिमेंट था, फील्ड एक्सपेरिमेंट, बैरेंकेल एंड सुपीरियर बैरेंकेल बैलेंस डोमिनेट इंटरटाइडल एरिया, एक्सक्लूड कर रहा था, स्मॉलर वालों को एक्सक्लूड कर रहा था, इंफीरियर वालों को, जोन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है ना, जब कहीं पर सुपीरियर स्पीसीज बढ़ रही हो और इंफीरियर वाली वहां से निकल रही हो, तो उसे कहा जाएगा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना। 130 पर आइए। के बारे में पूछा गया है वंस लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। के जो होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 पर आइए। इसमें पूछा गया एसोसिएशन बिटवीन द क्लाउन फिश। ठीक है ना, क्लाउन फिश और सी एनीमोन। तो एक को फायदा हो रहा, एक को कोई फर्क ना पड़ रहा, इसको फायदा हो रहा, इसको कोई फर्क ना पड़ रहा। इस तरह का एग्जाम्पल कहां पर है? एक है तुम्हारा एग्रीड ग्रेजिंग कैटल, जो ये ग्रेजिंग कैटल होते हैं उनमें। तो देखो जरा यहाँ पर जो है ये है प्लस, एग्रीड को फायदा हो जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिग एंड वेस्प जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, फिग एंड वेस्प, ये जो तुम्हारा है, ये दोनों को इसमें म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, प्लस प्लस। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस और क्रो ये माइनस मान लीजिए, इसको ग्रुप पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एग्रीड ग्रेजिंग कैटल। ठीक है। 132 पर आओ। इफ द प्लस साइन जो होता है बेनिफिशियल के लिए होता है, माइनस डिट्रीमेंटल के लिए होता है, जीरो न्यूट्रल के लिए होता है, तो उन्होंने पूछा प्लस और माइनस बताइए किसके लिए होगा? तो प्लस और माइनस पैरासिटिज्म के लिए होगा, इसके लिए होता है प्लस जीरो, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस, यहां पर होता है माइनस जीरो। तो सेकंड आंसर इसका होगा। 133 में आइए जरा। एक है तुम्हारा 133 में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में पूछा गया है। मैं कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज माइट हैव बी इवॉल्व फ्रॉम द सर्वाइवल, डेवलप करती है। तो जब डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? जब कंपटीशन बहुत बढ़ा
तो ये हुआ रिसोर्सेस पार्टीशनिंग, पार्टनरशिप कर ली जाए, बंटवारा कर लिया जाए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा। ठीक है ना, 133 का फर्स्ट आंसर। 134 पर आइए जरा। टू बेसिक प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किससे इंक्रीज करती है, आई से इंक्रीज करती है और बी से इंक्रीज करती है। तो देखो जरा, बी का मतलब बर्थ रेट, यानी कि सेकंड आंसर होगा नेटिलिटी और इमाइग्रेशन। ठीक है ना, इससे घटेगी, ये माइनस है, इससे घटेगी, इससे बढ़ेगी। नेटिलिटी में क्या होता है, बढ़ेगी, इससे घटेगी। इमॉर्टेलिटी में इससे घटेगी, इससे भी घटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। 135 बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा। यहां पर इन कॉमन सेलिज्म वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड टू अदर इज अनअफेक्टेड। ठीक है ना, और बिल्कुल सही है, कॉमन सेलिज्म में एक को फायदा होगा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटेलिक ग्रिड बर्ड एंड कैटल इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म, बिल्कुल सही बात लिखी है। कैटेलिक ग्रिड का फायदा होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, पूरे आपके 45 क्वेश्चंस हो गए बॉटनी के। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी सेंटर कानपुर। बेटा URTS 11 का जूलॉजी पेपर का जिसमें आ रहा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। लिखा है, इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर जेनेटिक इंजीनियरिंग इल्यूशन मीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूशन? इल्यूशन का मतलब है जेल पीस से DNA को अलग कर लेना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल पीस से DNA को सेपरेट कर लेना। वैसे इल्यूशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट। तो पहला ऑप्शन लिखा है रिमूवल ऑफ द DNA फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखा है द सेपरेटेड बैंड ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। यस, the separated band of DNA are cut out from the gel and extracted from the gel piece. Hence in question number 136 correct answer is second. Next question देखते हैं भाई। Question number 137, करें ligation of foreign DNA at which of the following site will result in loss of tetracycline resistance of PBR322। तो PBR322 में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसमें दो रेस्ट्रिक्शन साइट है, दो एंडोन्यूक्लिएज के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट। ये दोनों कहां पर है, ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में, तो ये तो होगा नहीं। BAM-H1 SAL1 है, EcoR1 भी नहीं होगा। दो है BAM-H1 और SAL1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम BAM-H1 पर फॉरेन DNA को ऐड करें तो टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो लास्ट हो जाएगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। 138 में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं। It is used to deliver gene of interest in both prokaryotic as well as eukaryotic। No, prokaryotic में नहीं, सिर्फ eukaryote में ट्रांसफर करते हैं। Modified TI plasmid from Agrobacterium tumefaciens used for gene transfer is not pathogenic in plant cell। ये सही है। Pathogen is able to transform normal plant cell into tumor cell, ये भी सही है। It delivers tDNA into dicot plant, ये भी सही है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 138 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 139, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA आर गिवन बिलो। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखते हैं भाई इसमें कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है ना। लिखा है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, तो बात का है। कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट। देखो इसमें लिखा है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट,
तो सबसे पहले काटोगे तब तो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करोगे। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो सबसे पहले हो जाएगा बी। अच्छा, बी के बाद क्या होगा? जब काट लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट कर लेते हैं, और आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा सी। अच्छा, इसके बाद अब क्या करें? अब जो डिजायर आइसोलेशन किया है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, इसको पीसीआर में ले चलें, इसका एम्प्लीफिकेशन कर लें। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, मतलब सी के बाद डी हो जाएगा। अब क्या करें? अब जब मल्टीपल कॉपीज बना ली हमने, एम्प्लीफाई कर लिया, तो अब क्या करें भाई? अब हम इसको ले चल के फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से ऐड करेंगे और बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर रिकॉम्बिनेंट, ये ऑप्शन में नहीं है कहीं, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, यानी डी के बाद ए हो जाएगा। अब क्या करें? प्रोडक्ट बनाइए, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल। इसके बाद ई कर लेते हैं। तो देख लीजिए बी सी डी ए ई, सारे स्टेप नहीं दिए हुए, 8 स्टेप हैं, केवल 5 दिए हुए हैं, तो केवल 5 में से हम लोग चयन करेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर बन गया इसमें फोर्थ, क्योंकि ये सीक्वेंस किसमें दिया है? फोर्थ में। 139 में करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 140, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना, कहां से निकाला था इसको? तो हम लोगों ने इसको निकाला था, इसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। और टैग पॉलीमरेज का क्या मतलब हुआ? टी फॉर थर्मस और एक्यू फॉर एक्वेटिकस, एक्यू फॉर एक्वेटिकस नहीं, थर्मस एक्वेटिकस से निकाला था, क्योंकि पीसीआर में जो आप रेप्लिकेशन करेंगे, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करेंगे, वो करते हैं मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस पर, और इस टेम्परेचर पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज डिनेचर्ड हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन टैग पॉलीमरेज रहता है 90 to 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में और अपने डीएनए का रेप्लिकेशन कर लेता है। इसीलिए जो थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज है उसको हम पीसीआर में यूज करते हैं। तो टैग पॉलीमरेज को हमने निकाला था थर्मस एक्वेटिकस से। तो क्वेश्चन नंबर 140 में करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स यूज? देखते हैं भाई कौन सा टूल्स इनकरेक्टली पेयर्ड है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोडक्शन ऑफ आरएफएलपी, आरएफएलपी का फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। बिल्कुल सही बात है। अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज करेंगे तो अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट को काटेगा, और चूंकि अलग अलग पर्सन में इसकी लेंथ अलग अलग होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बात सही, लेकिन हमसे सही नहीं पूछा जा रहा था। डीएनए लाइगेज लिखा है दैट कट्स डीएनए क्रिएटिंग द स्टिकी एंड, ये बात गलत लिखी हुई है, वो तो जोड़ने का काम करता है। तो आंसर तो मिल गया 141 में करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। लेकिन अगला मिला लेते हैं, लिखा है डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू एम्प्लीफाई सेक्शन ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही बात। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये बात भी सही है। जब आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बनाते हैं तो उसमें एंट्रांस नहीं पाए जाते, और ऐसे डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। और सी डीएनए हम तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट कर दे,
तो हम जिस डीएनए को जोड़ने की कोशिश करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, वो सी डीएनए होता है, ताकि उससे बनने वाला प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए हो, ना कि एचएनआरएनए। क्योंकि अगर एचएनआरएनए बन गया तो जो प्रोकैरियोट है उसके पास प्रोसेसिंग के लिए एंजाइम नहीं है, वो स्प्लाइसिंग करके उसको एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और यूकैरियोट के जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है? इफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू एस्चेरिचिया कोलाई सेल्स एंड द होस्ट सेल्स आर स्प्रेड ऑन एगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन। अब जब आपने ऐसा रिकॉम्बिनेंट डाल दिया एस्चेरिचिया कोलाई में जिसमें एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन है, तो क्या होगा? करें बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विल डाई। गलत बात है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल बैक्टीरियल सेल अब एम्पिसिलिन के मीडियम में नहीं मरेगी, अनट्रांसफॉर्म्ड तो मर जाएगी। बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विल ग्रो। बोलो भाई, ये भी गलत बात है। अनट्रांसफॉर्म्ड ग्रो नहीं कर पाएगी, केवल ट्रांसफॉर्म्ड ग्रो करेगी। तीसरा ऑप्शन लिखा है, तीसरी बात लिखी हुई है, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विल डाई। यस, करेक्ट आंसर इज थर्ड। जो ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो तो सर्वाइव करेगी, अनट्रांसफॉर्म्ड की डेथ हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विल डाई, ये गलत बात है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 142 में करेक्ट आंसर बन गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? देखो, रेट्रोवायरस क्लोनिंग वेक्टर है, PBR322 है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो एंजाइम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये भी वेक्टर की तरह काम करता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अच्छा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक और या ये दोनों काम करते हैं। तो कौन नहीं था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये तो एंजाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 143 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। 144 देख लीजिए। इन जीन गन मेथड, जिसको बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं आप, which is used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of tungsten and gold metals are used. Fill in the blank. तो माइक्रोपार्टिकल्स जो यूज करते हैं उसको किससे कोटेड करते हैं? टंगस्टन और गोल्ड से कोटेड करते हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रोपार्टिकल्स लेते हैं, उसी पर लपेट करके बम्बार्डिंग कर देते हैं, है ना। और एक बात और, ये मेथड ज्यादा सुटेबल किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। कुछ एनिमल सेल के लिए भी किया जाता है, बट जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 144 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। 145 देख लीजिए। कौन सा एंजाइम है इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल? तो प्लांट सेल में सेल वॉल को डीजनरेट करना पड़ेगा भाई, तब जाकर के आप कर पाएंगे। तो प्लांट सेल में दो चीजें होंगी, सेलुलेज होगा और प्रोटीएज होगा, है ना। इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल and enzyme is used for isolating genetic material from fungus. Choose the correct pair of option which fills the blank. अच्छा, तो प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं दो चीज, सेलुलेजेज एंड पेक्टिनेजेज। तो ए की जगह हो जाएगा सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, सेलुलेजेज एंड पेक्टिनेजेज। और फंगल सेल की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, तो बी की जगह हो जाएगा काइटिनेजेज, बी की जगह हो जाएगा काइटिनेजेज। तो ए इज सेलुलेज एंड बी इज काइटिनेज। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 145 करेक्ट आंसर इज सेकंड। अब ये बैक्टीरियल सेल होती तो क्या यूज करते? लाइसोजाइम। ये एनिमल सेल होती तो क्या यूज करते? प्रोटीएजेज एंड लाइपेजेज। ये पता होना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर का कौन सा डिजायरेबल जो है फीचर नहीं है? कोई जरूरी नहीं कि वो उसमें हो। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, यस।
होना ही चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से आप आइसोलेशन नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, यस, कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट होनी चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट फॉर अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, गलत बात है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अगर 2 या 2 से अधिक रिकॉग्निशन साइट होंगे तो जब आप उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करेंगे तो वो वेक्टर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, बेकार कर देगा वेक्टर को, आप जोड़ नहीं पाएंगे अपने फॉरेन जीन को, तो ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो पहला करेक्टर होना चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर में अगर ओराई नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट करके क्लोनिंग जीन क्लोनिंग नहीं कर पाएगा। तो कौन सा नहीं होना चाहिए था? थर्ड। Hence in question number 146 correct answer is third. 147 देख लेते हैं, assertion and reason का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई assertion में क्या लिखा है। When a particular restriction enzyme cuts a strand of DNA, overhanging stretches or sticky ends can be formed. बिल्कुल सही बात है। इको आर फर्स्ट जब काटता है तो स्ट्रेचिंग एंड जनरेट होता है। These types of restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic site. Yes, दोनों सही है। पैलिंड्रोमिक साइट से थोड़ा सा दूर कट करेगा तभी तो स्ट्रेचिंग एंड डेवलप होंगे, स्टिकी एंड डेवलप होंगे। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 147 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, और एनसीईआरटी की लाइन इको आर फर्स्ट में लिखी हुई। 147 के बाद 148 देखते हैं। रिकम्बिनेंट प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलॉगस होस्ट। बिल्कुल सही बात। हेटेरोलॉगस होस्ट क्या है? ऐसा होस्ट जिसके अंदर 2 प्रकार का डीएनए हो, वो हेटेरोलॉगस होस्ट कहलाता है। जैसे इसमें ये डीएनए हो गया इसका, और ये डीएनए हो गया फॉरेन डीएनए। ये होस्ट डीएनए, ये फॉरेन डीएनए। ये होस्ट डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए। ये होस्ट डीएनए, ये फॉरेन डीएनए। ये इस ऐसे होस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे होस्ट को हम बोलते हैं हेटेरोलॉगस होस्ट। और जो हेटेरोलॉगस होस्ट है वो प्रोटीन इनकोडिंग जीन जो है वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड। रिकम्बिनेंट प्रोटीन कब ऑब्टेन्ड होगी? अब देखिए, जैसे इसका आप कराएंगे ट्रांसक्रिप्शन, जब इसका आप ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे डीएनए का तो ये बनेगा होस्ट डीएनए वाला आरएनए, और होस्ट डीएनए वाला आरएनए बनेगा, और ये बनेगा फॉरेन डीएनए वाला आरएनए। तो जो इससे प्रोटीन बनेगी, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। जब इसका आप ट्रांसलेशन कराएंगे तो ट्रांसलेशन कराने पर जो प्रोटीन बनती है वो कैसे बनेगी भाई? ऐसे बनेगी। ये तो होस्ट सेल वाली प्रोटीन है, और ये हमारे फॉरेन डीएनए की प्रोटीन है। तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी प्रोटीन को हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। ऐसी प्रोटीन को हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या बन जाएगा? फर्स्ट। 148 में रिकम्बिनेंट प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलॉगस होस्ट। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन होमोलॉगस होस्ट। होमोलॉगस होस्ट में तो केवल एक प्रकार का डीएनए होगा। डिजायर्ड प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, गलत बात है। रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी, ये भी बकवास कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 149। इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड इन। बायोरिएक्टर्स क्यों यूज होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कल्चर। बायोरिएक्टर्स 1000 लीटर के अप्रॉक्स बनते हैं, और ये इसलिए बनते हैं ताकि हम इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन कर सकें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का। सीधे सीधे सवाल है एनसीईआरटी की लाइन से। प्रोडक्शन ऑफ
large quantities of culture. Hence in question number 149 correct answer is fourth. Question number 150 देख लेते हैं. The first recombinant DNA was constructed by linking an antibiotic resistant gene with native plasmid of Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium का native plasmid लिया गया था और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेकर के उसको जोड़ा गया था. बनाया था किसने? कोहेन एंड बोयर ने. हर्बर्ट कोहेन एंड स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने. कब बनाया था? 1972 में. लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाए थे ट्रांसफॉर्मेशन में. इसलिए पॉल बर्ग साहब को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, क्योंकि पॉल बर्ग ने सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए तो नहीं बनाया सबसे पहले, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले करने में सक्सेस रहे. और जेनेटिक इंजीनियरिंग तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक आप बदले हुए डीएनए को, ऐसा डीएनए जिसकी केमिस्ट्री आपने चेंज कर दी है, उसको आप होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने में सक्सेस ना हो पाए. तो हेंस इन क्वेश्चन नंबर 150 करेक्ट आंसर इज सेकंड. 151 देखिए. इन द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर PBR322 द लेटर B एंड R. देखो, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिगुइज. तो ये साइंटिस्टों के नाम है, बोलीवर एंड रोड्रिगुइज. तो नेम ऑफ द लेबोरेटरी गलत है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ये भी गलत है, नेम ऑफ द कंट्रीज ये भी गलत है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट बोलीवर एंड रोड्रिगुइज हु कंस्ट्रक्टेड द प्लाज्मिड. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 151 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 152 देख लीजिए. कंप्लीट द एनालॉजी. एग्रोबैक्टीरियम डाइक्रट प्लांट के लिए है, तो रेट्रोवायरस एनिमल सेल के लिए. जिस तरीके से हम डाइकाट प्लांट में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, उसी तरह से एनिमल सेल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेट्रोवायरस का. तो क्वेश्चन नंबर 152 में करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 153. इन द ईयर 1963 two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. These enzymes were, ये एंजाइम कौन कौन से थे? तो ये एंजाइम थे मॉडिफिकेशन एंजाइम एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. देखो, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम खोजा गया और इस रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम खोजा गया और इस रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में दो एंजाइम. पहला एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल आप जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इसलिए बोला, इसको एंडोन्यूक्लिएज इसलिए बोला क्योंकि बड़े बड़े न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता था. रेस्ट्रिक्शन इसलिए बोला क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज के प्रोपेगेशन को, फॉरेन डीएनए के प्रोपेगेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है इन द होस्ट सेल. हेंस टर्म रेस्ट्रिक्शन इज यूज्ड. एंड द सेकंड एंजाइम इज मॉडिफिकेशन एंजाइम. और मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या करता था? हमने आपको बताया है कि जो मॉडिफिकेशन एंजाइम है, इसका एग्जांपल है मिथाइलेज. हमने एक बात बोली थी कि जैसे ही आप किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं किसी डीएनए पर, तो तुरंत वो उसे कट नहीं कर देता. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंस्पेक्ट द होल लेंथ ऑफ डीएनए. सबसे पहले ये डीएनए की पूरी लेंथ का इंस्पेक्शन करता है और एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस या एक रिकॉग्निशन साइट को पहचानता है, और अगर उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट मिल गया तो वहीं से कट कर देगा. तो डजंट मैटर कि ये रिकॉग्निशन साइट कहां मिल रहा है, अगर ये रिकॉग्निशन साइट होस्ट सेल के डीएनए में मिल गया तो उसको भी कट कर देगा. इसलिए होस्ट जो होता है वो अपने डीएनए को बचाने के लिए मॉडिफिकेशन एंजाइम से काम लेता है और रिकॉग्निशन सीक्वेंस में या रेस्ट्रिक्शन साइट पर एक या दो नाइट्रोजनस बेसिस पर मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है, इसीलिए इस एंजाइम को बोलते हैं मिथाइलेज. तो देखिए, एक एंजाइम हो जाएगा मिथाइलेज और दूसरा हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 153 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 154. Which of the following correctly represents the site at which echo are first make cuts?
तो रिकोआर फर्स्ट के लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो है GAATTC एंड इट ऑलवेज कट्स बिटवीन G एंड A। तो देखो GAATTC है ना, लेकिन देखो इसमें G और A के बीच में काटा, इसमें C और A के बीच में, तो G और A के बीच में जहां कट कर रहा है वही करेक्ट हो जाएगा। तो कहां कट रहा है, कट कर रहा है थर्ड में। देखो भाई हमेशा किसके बीच में काटता है, GAA। पहली बात तो सीक्वेंस होता है GAATTC फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दे ऑलवेज कट्स बिटवीन G एंड A। Hence in question number 154 correct answer is third। Question number 155 देख लीजिए, all of the following are techniques included in biotechnology except making bread or wine। बायोटेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही बात है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। डेवलपिंग DNA वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी है। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, किसी डिफेक्टिव जीन का करेक्शन करना बायोटेक्नोलॉजी है। यूज ऑफ इक्विपमेंट्स इन एग्रीकल्चर फील्ड, ये गलत बात है। इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर फील्ड में, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये गलत है और यही हमसे पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 155 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 156 देख लेते हैं भाई, मैच द कॉलम। ठीक है, देखते हैं कि प्राइमर्स क्या करते हैं। देखो मैच द कॉलम, प्राइमर्स कहां यूज करेंगे, पीसीआर में। प्राइमर्स का इस्तेमाल पीसीआर में करेंगे। सो ए इज फर्स्ट। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो बी इज फोर्थ। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए होगा जब इसको हम चिल्ड एथेनॉल मिलाएंगे, तो सी इज सेकंड। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए बाय द बैक्टीरिया, सो डी इज थर्ड and A is first, B is fourth, C is second and D is third. So in question number 156 correct answer is fourth। Next question देखते हैं भाई 157। Upon exposure of UV radiation DNA stained with ethidium bromide will show bright orange color के बैंड मिलते हैं। एकदम से याद होना चाहिए कि इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करके जब यूवी रेडिएशन देते हैं या यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर करते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर आता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 157 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। 158 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। एगरोज जेल लेते हैं और एगरोज जेल कहां से निकालते हैं, सी बीड से। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी बीड्स, बिल्कुल सही। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एगर, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स सीविंग इफेक्ट, ये भी सही है। इट इज ए नेचुरल मोनोमर, नहीं है, इट इज ए नेचुरल पॉलीमर। और हमसे पूछा जा रहा था कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 158 करेक्ट आंसर इज थर्ड। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड मॉलिक्यूल्स एंड मूव टुवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करते हैं। ए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा होगा। और एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट गया था। और बी क्या है, व्हाट इज बी, किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, जिधर एनायन जाए, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हेंस नेगेटिवली एंड एनोड। क्वेश्चन नंबर 159 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 160, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है, जीन गन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है, बायोलिस्टिक डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है और वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर हो जाएगा ये। दिस इज वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। और वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर का एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 160 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 161, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जीन गन मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स, बिल्कुल सही है। डीएनए इज ए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, बताओ ये सही है, गलत है। डीएनए तो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक नहीं होता। डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्योंकि तेल वाला हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो इनकरेक्ट था सेकंड। 161 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं।
और आई साइट्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, बिल्कुल सही है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू डिलीवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 161 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। 162 देखते हैं भाई, 161 में करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। 162 देखते हैं, रोप, बड़ा अच्छा नाम है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, और इधर से पढ़ो प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, दिस जीन इज इनएक्टिवेटेड इन PBR322 if it is treated with the restriction enzyme PBU सेकंड। चूंकि रोप वाले सीक्वेंस में आप PBR322 में देखेंगे, अगर ये PBR322 है और ये सीक्वेंस रोप है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड है, तो यहां जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट है वो है PBU सेकंड। इसलिए अगर PBU सेकंड पर आप जोड़ दें किसी फॉरेन डीएनए को तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। इसलिए क्वेश्चन नंबर 162 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, द पर्पज बिहाइंड एग्रोबैक्टीरियम अटैक्स ओवर डाइकॉट प्लांटेज, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य तो ये था कि वो सेल को अपने कब्जे में ले लेता था, ट्यूमर गाल डिजीज काज कर देता था और सेल से अपना प्रोडक्ट बनवा करके खाना खाता था, आराम से सर्वाइव करता था। फॉर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज गलत, फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट गलत, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल, क्राउन गाल डिजीज, एंड डायरेक्ट ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। अब ये जो ट्यूमर सेल्स बनाती थी केमिकल्स, उनको पैथोजन खाता था, आराम से सर्वाइव करता था। तो क्वेश्चन नंबर 163 में करेक्ट आंसर इज थर्ड, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टल लॉस, कोई मतलब ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 163 में करेक्ट आंसर बन गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 164, सेलेक्ट द एक्शन व्हिच इंक्रीज द एफिशिएंसी with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall। तो कैल्शियम, वो डाइवेलेंट कैटायन कौन है जिससे हम ट्रीट करते थे? हमने बताया था कि ये स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ट्रीट करते हैं, वो डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 164 में करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट। 165 देख लेते हैं, नेटिव Escherichia coli कैरी रेजिस्टेंस, नेटिव Escherichia coli कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, गलत बात है। नेचुरली Escherichia coli में किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जाता। BAM-H1 इज सेलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट इन नेटिव प्लाज्मिड ऑफ Escherichia coli, ये भी गलत बात है, क्योंकि BAM-H1 कैसे पाया जाएगा? BAM-H1 तो उस जीन पर पाया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन साइट है, BAM-H1 के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पर पाया जाता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 165 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 166 देख लेते हैं, द एडवांटेज ऑफ स्पार्क स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर ओवर सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर्स आर एडिशनल टेम्परेचर, नो, ये दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ स्टायरर फैसिलेट, ये दोनों में होता है, सिंपल में भी और वहां भी। एनारोबिक फर्मेंटेशन, ये किसी में नहीं है, ना इसमें है स्पायर्ड में, ना सिंपल में। स्पर्ज्ड में क्या हो जा है? बबल्स फ्रॉम स्पर्जर दैट ड्रामेटिकली इंक्रीजेज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, करेक्ट आंसर 166 में हो जाएगा थर्ड। जो बबल्स बनते हैं ये ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को, 166 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 167, which of the following is not a part of downstream processing? तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का कौन सा हिस्सा नहीं है? फॉर्मुलेशन ऑफ ए सुटेबल प्रिजर्वेशन, यस प्रिजर्वेशन करते हैं। यूज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग, यस ये भी करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, यस आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन करते हैं। लार्ज स्केल कल्चर ऑफ होस्ट सेल इन बायोरिएक्टर, इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में होता है प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन होगा एंड आइसोलेशन होगा, प्योरिफिकेशन होगा, आइसोलेशन होगा। एक बात और होगी कि अगर वो ड्रग है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल किया जाना चाहिए, ये भी होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 167 में करेक्ट आंसर बन गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 168, काइंडली रिफर द गिवन फिगर ऑफ PBR322 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू A, B, C, D, है ना।
चलो देख लेते हैं कौन सा है। ए बी की बात, ए क्या है बताओ, ए को आर फर्स्ट है, ए बी है, ई को आर फर्स्ट, मैं लिख दे रहा हूं, आप ऑप्शन चुन लेना। बी की बात करें, बताओ, हमने बोला था ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे दो चीजें हैं, सेल 1 है और बैम H1 है, तो ये हो जाएगा बैम H1, ए मिल गया, बी मिल गया। सी की बात करें, सी कहां है भाई, तो सी तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। और डी कहां है बताओ, रोप से पहले क्या था, ओराई, तो डी इज ओराई, बस मैच करा लो। ए इज इको आर फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन में, बी इज बैम H1, यस, सी इज एम्पिसिलिन आर, बिल्कुल सही बात है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये एम्पिसिलिन आर है, और डी इज ओराई। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 168 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 169 देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड के रिगार्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। Plasmids are widely used as a vector to deliver an alien piece of DNA into host cell. बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। Plasmids have ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. Yes, autosomal, extra chromosomal है और self replicating. If we are able to link an alien piece of DNA with plasmid, we can multiply its number equal to the copy number of plasmid. Yes, अब 3 सही हो गया तो जाहिर सी बात है कि चौथा ही गलत होगा। Plasmid is an autonomously replicating linear extra chromosomal, नहीं linear बात गलत लिखी हुई है, ये सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 169 में करेक्ट आंसर बन गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 170 देख लेते हैं। Which of the following step is oblique catalyzed by Taq polymerase in PCR? टैग पॉलीमरेज, बताओ, पॉलीमरेज कर रहा है तो एक्सटेंशन करेगा, डीनेचुरेशन करेगा नहीं, एनीलिंग करेगा नहीं, क्या करेगा, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। इसलिए क्वेश्चन नंबर, जाहिर सी बात है यार, जब पॉलीमराइजेशन करेगा तो एक्सटेंशन होगा। 170 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। 171 फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair each. बोलो भाई, पहला कौन सा था, हिंडी2। हिंडी2 कहां से निकाला गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी है ना, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर काटता है। पहला डिस्कवर्ड डीएनए पूछा, नहीं एक और फर्स्ट भी हो सकता, लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंडी2 है ना। क्या सीक्वेंस होता है हिंडी2 के रेस्ट्रिक्शन का, मैं बता दे रहा हूं आपको, GTCGAC, GTCGAC ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यही डिस्कस करते रहा हूं आपसे, सी और जी के बीच में काटता है तो देखो इसको ऐसे कट करेगा। एक चीज और याद रखना, इको आर फर्स्ट स्टिकी एंड काटता है, लेकिन हिंडी2 ब्लंट एंड काटता है। ये काटेगा ब्लंट एंड, कौन सा एंड कट करता है, ये ब्लंट एंड कट करता है। इसीलिए पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि स्टिकी एंड कट करे सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जरूरी नहीं है। इको आर फर्स्ट स्टिकी एंड कट करता है, जबकि हिंडी2 ब्लंट एंड कट करता है। 171 के बाद देखो 172, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग ए सेल कॉम्पिटेंट इज। अच्छा, सेल को कॉम्पिटेंट करने का सबसे बढ़िया सीक्वेंस क्या है, इंक्यूबेशन ऑफ सेल विद रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। नो, बोलो भाई, पहले आइस में नहीं डालते, फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटायन प्लेसिंग इन आइस, गलत बात है। हीट शॉक पहले देते हैं, ये भी गलत हो गया। प्लेसिंग ऑन आइस फिर हीट शॉक, इंक्यूबेशन सेल विद रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, ये भी गलत बात है। ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटायन सबसे पहले करते हैं, फिर इंक्यूबेशन ऑफ सेल विद रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, फिर हीट शॉक देते हैं, फिर प्लेसिंग ऑन देम आइस। करेक्ट सीक्वेंस जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर 172 में वो दिया है फोर्थ ऑप्शन पे। पहले आप ट्रीटमेंट दीजिए डाइवेलेंट कैटायन का, फिर ले आइए रिकम्बिनेंट डीएनए और सेल को इंक्यूबेट करिए आइस में, और फिर इसको हीट शॉक दीजिए 42 डिग्री सेल्सियस का, एंड देन अगेन प्लेस्ड इट इनटू द आइस।
Hence in question number 172 correct answer is fourth. 173 देख लीजिए, assertion क्या है? Cloning involves making multiple identical copies of any alien DNA. बिल्कुल सही बात है. और alien DNA is linked with the host DNA having or origin of replication, which allows alien DNA to replicate in the host organism. Yes, assertion is correct. Reason is correct. And reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are correct. And reason is the correct explanation of assertion. 173 में correct answer बन गया first. 174. Which of the following is an incorrect statement? निम्नलिखित में से कौन सा incorrect statement है? The substrate of restriction enzyme is double stranded DNA. ये तो सही है भाई. The term chemical knife is used for restriction endonuclease. ये भी सही है. Restriction endonucleases are called molecular scissor. ये भी सही है. More than 230 restriction enzyme, no. More than 900 restriction enzymes have been isolated from 900 strains of bacteria. नहीं, 230 strains of bacteria. Fourth option incorrect था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 174 में करेक्ट आंसर हो गया 4. 175 देख लेते हैं. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट ऑन एगेरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हम जेल बिछाते हैं वो बढ़ते हुए कंसंट्रेशन में बिछाते हैं, तो जैसे जैसे हम एनोड की तरफ बढ़ते जाते हैं साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई है. तो जब साइज छोटा होता जाएगा पोर का, तो जो जितना छोटा है वो उतना दूर लग जाएगा. साइज के अकॉर्डिंग लग जाते हैं ड्यू टू सीविंग इफेक्ट, नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू सीविंग इफेक्ट साइज के अकॉर्डिंग लगते हैं. पॉजिटिवली चार्ज गलत बात, नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव गलत बात. द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, नो. फ्रैगमेंट बड़े होंगे कम दूर तक मूव कर पाएंगे, क्योंकि पहले अगर रोज जेल का कंसंट्रेशन कम होता है तो पोर्स बड़े होते हैं. जो उनसे बड़े सेगमेंट है वो सबसे पहले लग जाएंगे, सबसे छोटे सेगमेंट सबसे दूर तक निकल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 175 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 176 देख लेते हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. भैया पहले डीनेचुरेशन करिए, फिर एनिलिंग करिए, फिर एक्सटेंशन करिए. पहले डीएनए के दोनों सेपरेट को अलग करिए, फिर प्राइमर जोड़िए, एनिलिंग करिए. एनिल मींस होता है टू हाइब्रिडाइज, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन करिए. तो सबसे पहले क्या करेंगे? डीनेचुरेशन, फिर क्या करेंगे? एनिलिंग, प्राइमर जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे? एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन. करेक्ट स्टेप हो जाता है डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. क्वेश्चन नंबर 176 में करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा. 177 में आ जाइए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? अच्छा, ह्यूमन लिम्फोसाइट में किसको? रेट्रोवायरस. ह्यूमन सेल के लिए किसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं? रेट्रोवायरस. लैम्डा फेज यूज नहीं करते, पीबीआर322 यूज नहीं करते, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं. एनसीईआरटी की लाइट. क्वेश्चन नंबर 178. assertion selection of recombinant due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure. बिल्कुल सही बात है. क्यों cumbersome procedure है? क्योंकि साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ती है दो प्लेट पे, और कुछ ट्रांसफॉर्मेंट हमारे एक प्लेट पे मर जाते हैं, है ना. लिखा है रीजन इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स. यस, assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. इतनी मेहनत से बनाया, लेकिन हम सेलेक्ट कर सके इसके लिए कुछ को मर जाते हैं. साइमल्टेनियस डबल प्लेट पर प्लेटिंग करनी पड़ती है, यही कारण है कि वो कम्बरसम प्रोसीजर है. क्वेश्चन नंबर 178 में करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 179 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 179. स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग मतलब होता है टू रील आउट. एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, नो. कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए बैंड, नो. ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नो. कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए. स्पूलिंग मींस होता है टू रील आउट, लपेट करके निकाल लेना, बाहर कर लेना किसी चीज को, जैसे हम लोग रील करते हैं, ऐसे घुमाते हैं किसी चीज को. क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 180. स्टेटमेंट 1 क्या है? अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द फॉरेन सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड. बिल्कुल सही बात है. जब तक सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप कट नहीं करते, आप जोड़ नहीं सकते. अगर आप दो डीएनए को जोड़ना चाहते हैं तो उनको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा. स्टेटमेंट 2 क्या है? When cuts by the same restriction enzyme,
the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end with the vector using DNA ligases. बिल्कुल सही बात है ना? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना, और एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस यहां पर आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 180 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।